हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मतलब हुआ ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम टैक्सोनॉमी 3 हायरार्किकल मॉडल्स यानी पदानुक्रमिक मॉडल का एक समूह है जिसका उपयोग एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक सीखने के उद्देश्यों को जटिलता और विशिष्टता के स्तरों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यानी कौन सा सीखने का उद्देश्य जटिल है और कौन सा विशेष है। ये तीनों डोमेन सीखने के उद्देश्यों को कवर करते हैं। पहला कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, दूसरा अफेक्टिव यानी भावात्मक और तीसरा साइकोमोटर यानी क्रियात्मक। साइकोमोटर डोमेन का दूसरा नाम कोग्निटिव डोमेन भी है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी मूल रूप से 1956 में शिकागो विश्वविद्यालय में संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसका नाम समिति के अध्यक्ष बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम का जन्म 21 फरवरी 1913 में हुआ था। वह अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मतलब अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। सभी शिक्षार्थी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, इसलिए उन्होंने शिक्षण के तरीके की जांच की और फिर उसे पुनर्गठित किया। इनकी बुक द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स जो 1956 के समय की है, ने सीखने के उद्देश्यों की एक श्रृंखला निर्धारित की जिसे लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी के रूप में जानने लगे। बेंजामिन ब्लूम ने ब्लूम टैक्सोनॉमी इसलिए क्रिएट की थी ताकि शिक्षा में उच्च प्रकार की सोच को बढ़ावा दिया जा सके और बच्चे तथ्यों यानी फैक्ट्स को केवल याद रखने या रटने की बजाय प्रक्रियाओं, सिद्धांतों का स्वयं विश्लेषण और मूल्यांकन करना सीख सके। जैसा कि हमने पहले जाना कि ब्लूम के वर्गीकरण यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 लर्निंग डोमेन्स शामिल हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल्स हैं, अफेक्टिव में 5 लेवल्स हैं और साइकोमोटर में 6 लेवल्स हैं। इन तीनों डोमेन्स में लेवल्स नीचे से ऊपर के क्रम में जाते हैं, यानी हायरार्किकल वे में है। हायरार्किकल मतलब पदानुक्रमिक, या हम ये भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस में है। इन तीनों डोमेन्स को आप CAP यानी कैप शब्द से याद रख सकते हैं, जो कि तीनों डोमेन्स का फर्स्ट वर्ड है, यानी कॉग्निटिव का C, अफेक्टिव का A और साइकोमोटर का P। अब जानते हैं कि कौन सा डोमेन किससे जुड़ा हुआ है। बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन पर काम किया था और यही सबसे इम्पोर्टेंट डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन को हम डिटेल में समझेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अफेक्टिव डोमेन पर डेविड क्रेथवोल ने काम किया था और अनीता हैरो साइकोमोटर डोमेन से जुड़ी थी। कॉग्निटिव डोमेन हमारे दिमाग से जुड़ा है और हमारी मानसिक क्षमताओं से जुड़ा है। हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे याद रख सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं, अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जो हम अपने दिमाग से कर सकते हैं, वह काम कॉग्निटिव डोमेन में आता है। नॉलेज को लेना, उसे याद करना, समझना, अप्लाई करना, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट करना, ये सब कॉग्निटिव डोमेन में आता है। तो आप ये याद रखें कि कॉग्निटिव डोमेन मेंटल स्किल्स से जुड़ा हुआ है। अफेक्टिव यानी भावात्मक। अफेक्टिव डोमेन हमारे दिल से जुड़ा है, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। हम इमोशनल प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जैसे हमारी खुशी, दुख, गुस्सा, डर। हम दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे दिल से जुड़ी है वह अफेक्टिव डोमेन में आती है। याद रखें कि अफेक्टिव डोमेन हमारे दिल से जुड़ा है। साइकोमोटर डोमेन हाथ से किए हुए काम और शारीरिक योग्यता से जुड़ा हुआ है। हम किसी भी काम को करते हैं, काम को करना या हमारा क्रियात्मक रहना साइकोमोटर डोमेन में आता है। तो आप ये याद रखें कि साइकोमोटर डोमेन हैंड से जुड़ा है। लर्निंग यानी सीखना। जब तक बच्चा कुछ भी सीखने के लिए अपना दिमाग, दिल नहीं लगाएगा और उस काम को स्वयं अपने हाथों से करके नहीं देखेगा, तब तक वह नहीं सीख पाएगा। आप ये याद रखें कि यदि कोई भी चीज तीनों डोमेन्स को जोड़कर सीखी जाए तो वह लंबे समय तक हमें याद रहती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एनीथिंग वी लर्न फ्रॉम माइंड, heart and hand still there with us for long, and because of this all three domains are interrelated to each other.
अब हम जानते हैं 1956 वाली ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज होती है किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करना बिना ये समझे कि उसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल, टीचर ने बच्चे को सोलर सिस्टम की डेफिनेशन बताई। बच्चे ने डेफिनेशन याद कर ली बिना उसका मतलब जाने। अब जब भी टीचर उससे डेफिनेशन पूछेगी वह बता देगा। कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन होता है किसी चीज के बारे में गहराई से समझना और उसका अर्थ निकालना। अब बच्चा सोलर सिस्टम के बारे में गहराई से समझेगा कि 8 प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं, कौन सा प्लेनेट छोटा है कौन सा बड़ा है, यह कॉम्प्रिहेंशन में आएगा। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होता है किसी भी चीज का आपने ज्ञान लिया, उसे समझा और अब आप उसे अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे टीचर ने बच्चे को मैथ्स का सवाल हल करने के लिए फॉर्मूला बता दिया, लेकिन जब बच्चा उस फॉर्मूले को सवाल हल करने के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी तब वह उस फॉर्मूले को अप्लाई करेगा। एनालिसिस। एनालिसिस यानी विश्लेषण करना। अब हमने जिस जानकारी को प्राप्त किया, समझा और अप्लाई किया, अब हम उस जानकारी को टुकड़ों में तोड़कर और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, टीचर ने बच्चों से पूछा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच अंतर बताओ, तो बच्चे अंतर बताने के लिए एनालाइज करेंगे। सिंथेसिस। सिंथेसिस होता है अपने ज्ञान को जोड़ देना और आपने जो कुछ भी सीखा उसे जोड़कर कुछ नया क्रिएट करना। एग्जाम्पल, जैसे टीचर ने बच्चों से कहा कि पर्यावरण को बचाने का छोटा सा नाटक तैयार करो, तो बच्चों के पास पर्यावरण के बारे में जो भी ज्ञान होगा उसे इस्तेमाल करके वे एक नाटक क्रिएट करेंगे। इवेल्युएशन। इवेल्युएट होता है जज करना, मूल्यांकन करना। एग्जाम्पल, बच्चे ने एग्जाम दिया, उस एग्जाम की शीट को टीचर को देने से पहले वह एक बार देखेगा कि सारे आंसर सही लिखे हैं कि नहीं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, जज करेगा और फिर टीचर को दे देगा। तो ये जो हमने अभी समझी है ये है 1956 वाली ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसको रिवाइज किया गया 2001 में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिवाइज्ड 2001 में डेविड क्रैथवॉल और लॉरेन एंडरसन ने 1956 की टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया। ये देखिए, ये है 2001 वाली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। आपको दोनों में अंतर तो पता चल ही रहा होगा। चलिए देखते हैं 1956 और 2001 वाली टैक्सोनॉमी के बीच क्या अंतर है। यह देखिए, यह है 1956 वाली और यह है 2001 वाली। इस फोटो में 2001 वाली में आईएनजी नहीं लगा हुआ, पर आईएनजी आता है। अगर हम आईएनजी लगाकर अंतर करें तो नॉलेज को रिमेम्बरिंग कर दिया, कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कर दिया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालिसिस को एनालाइजिंग कर दिया। और यह देखिए 1956 वाली में इवेल्युएशन टॉप पर है, 2001 में इवेल्युएशन नीचे कर दिया और क्रिएट ऊपर आ गया। सिंथेसिस को ही क्रिएट कहते हैं, यानी 2001 वाली में इवेल्युएशन नीचे आ गया, सिंथेसिस यानी क्रिएट ऊपर चला गया। इसमें एक और अंतर यह है कि 1956 वाली में नाउन फॉर्म है और 2001 वाली में वर्ब फॉर्म है, सबके साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो दोनों के बीच यही दो बड़े अंतर है। पहला, नाउन फॉर्म को वर्ब फॉर्म में बदल दिया और दूसरा, इवेल्युएशन को नीचे ले गए और सिंथेसिस यानी क्रिएट ऊपर आ गया। चलिए अब हम 2001 वाली को डिटेल में समझते हैं। रिमेम्बरिंग, रिकॉल और रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। विशिष्ट जानकारी को याद करना या पहचानना। जैसे टीचर ने किसी बच्चे से कहा कि पोयम याद करो, तो बच्चा पोयम याद कर लेगा। उसे उस पोयम के मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस उसने याद कर ली। जब भी टीचर बोलेगी कि पोयम सुनाओ तो वह सुना देगा। नॉलेज या रिमेम्बरिंग में शब्द आते हैं डिफाइन, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, मेमोराइज, इलस्ट्रेट, नेम, स्टेट, एग्जामिन, रिकॉग्नाइज, टेल, कोट, रिसाइट, रिकॉल, सेलेक्ट, एक्सेट्रा। जैसे टीचर बच्चे से किसी चीज की डेफिनीशन पूछ सकती है, डिस्क्राइब करने को कह सकती है, आइडेंटिफाई कोई पिक्चर दिखा सकती है और पूछ सकती है कि यह क्या है बताओ। तो ये सारे शब्द आप ध्यान में रख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग आइडियाज और कंसेप्ट्स, विचारों या अवधारणाओं की व्याख्या करना। अब बच्चे ने किसी भी चीज का ज्ञान ले लिया या याद कर लिया, तो अब वह उसे अच्छे से समझेगा और उस चीज का मीनिंग भी एक्सप्लेन कर पाएगा। जैसे बच्चे ने पोयम याद कर ली, अब वो उसका मतलब समझेगा और उस कविता का अर्थ भी टीचर को बता पाएगा। यदि एक और एग्जाम्पल लें, तो टीचर ने क्लास में एक स्टोरी सुनाई और बच्चों से कहा कि स्टोरी की समरी लिखो, तो बच्चे समरी तभी लिख पाएंगे जब वह स्टोरी को समझेंगे।
कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग में शब्द आते हैं कॉन्ट्रास्ट, क्लासिफाई, समराइज, इन्फर, पैराफ्रेज, साइट, एक्सट्रैक्ट, इंटरप्रेट, एक्सप्रेस, एक्सटेंड, कंपेयर, रिलेट एक्सेट्रा। कॉन्ट्रास्ट यानी टीचर किन्हीं दो चीजों के बीच में अंतर करने को कह सकती है। क्लासिफाई करना, समराइज यानी किसी चैप्टर या किसी भी टॉपिक की समरी करना, इन्फर यानी किसी का कंक्लूजन निकालने को कह सकती है, पैराफ्रेज होता है व्याख्या करना। चलिए आगे चलते हैं। अप्लाइंग, यूजिंग इंफॉर्मेशन इन अनदर फैमिलियर सिचुएशन, किसी अन्य परिचित या नई स्थिति में जानकारी का उपयोग करना। एग्जाम्पल, यूज ए फॉर्मूला टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। टीचर ने बच्चे को रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया। वह एग्जाम में उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेगा, यानी वह एग्जाम में सवाल को हल करने के लिए फॉर्मूले को अप्लाई करेगा। एप्लीकेशन या अप्लाइंग में शब्द आते हैं चेंज, रिलेट, सॉल्व, डिस्कवर, ट्रांसफर, कंप्लीट, यूज, स्केच, आर्टिकुलेट, टीच, डेमोन्स्ट्रेट, अप्लाई, चूज, प्रोड्यूस, शो एक्सेट्रा। जैसे टीचर बच्चों से कह सकती है कि मैं जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ, इस चैप्टर को पिछले चैप्टर से रिलेट करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करो। आर्टिकुलेट यानी व्यक्त करना। टीचर कह सकती है कि इस कविता का भाव व्यक्त करो। ये सारे शब्द आप देख लेना और ध्यान में रखना। एनालाइजिंग, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू एक्सप्लोर अंडरस्टैंडिंग्स एंड रिलेशनशिप्स। जो भी बच्चे ने समझा है या उस कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेट किया है, उसे और गहराई से समझने के लिए वह उसे टुकड़ों में तोड़ेगा। एग्जाम्पल, टीचर ने बच्चे से पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बारे में अंतर जानना चाहा, तो बच्चा अपने ज्ञान को एनालाइज करेगा और दोनों में अंतर करेगा। एनालिसिस या एनालाइजिंग में शब्द आते हैं कनेक्ट, कॉन्ट्रास्ट, कैटेगराइज, टेक अपार्ट, कंक्लूड, कोरिलेट, डिवाइस, डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, डिवाइड, सर्वे, ब्रेकडाउन एक्सेट्रा। टीचर किन्हीं भी दो चीजों के बारे में अंतर या डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट करने को कह सकती है। टेक अपार्ट मतलब अलग करना। टीचर बच्चों से कह सकती है कि आपकी किताब में एनिमल्स की मिक्स पिक्चर्स दे रखी हैं, इन एनिमल्स में से पानी में रहने वाले जानवरों को सर्कल लगा के अलग करो। कंक्लूड यानी कंक्लूजन निकालना। इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना। ये सारे शब्द एनालाइजिंग में आते हैं। इवैल्यूएटिंग, जज ए डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन। इवैल्यूएटिंग होता है क्रिटिकल थिंकिंग लगाकर किसी चीज को जज करना। बच्चों ने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वे प्रोजेक्ट की हर एक चीज को जज करेंगे। अगर किसी बच्चे को प्रोजेक्ट में कुछ गलत लगेगा तो वो क्रिटिसाइज करेगा। इवैल्यूएटिंग में बच्चा जज करता है, क्रिटिसाइज करता है। अगर एक और एग्जांपल लें तो इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ए गिवन लॉ ऑफ फिजिक्स। टीचर बच्चे से कह सकती है कि फिजिक्स के लॉ के महत्व की व्याख्या करो, तो बच्चा फिजिक्स के लॉ के महत्व को इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएशन या इवैल्यूएटिंग में शब्द आते हैं रिफ्रेम, क्रिटिसाइज, जज, वैल्यू, अप्रेज, प्रायोरिटाइज, ग्रेड, डिफेंड, प्लान, फाइंड एरर्स, सपोर्ट एक्सेट्रा। क्रिटिसाइज आलोचना करना, वैल्यू किसी भी चीज की सही वैल्यू का पता लगाना, फाइंड एरर्स यानी गलतियां ढूंढना, प्रायोरिटाइज यानी प्राथमिकता देना, किसे प्राथमिकता देनी है किसे नहीं यह जज करना। ये सारे शब्द इवैल्यूएटिंग में आएंगे। क्रिएटिंग, जनरेट न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और वेज ऑफ व्यूइंग थिंग्स। नए विचार, चीजों को देखने का नया तरीका क्रिएट करना। चीजों को जोड़कर क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके कुछ नया क्रिएट करना। एग्जाम्पल, राइट एन एसे बेस्ड ऑन ए गिवन थीम। टीचर ने बच्चों को एक विषय दिया और कहा कि आपको इस विषय पर ऐसे लिखना है। यदि बच्चे किताब से देखकर लिख देते हैं तो वह क्रिएट करना नहीं हुआ, पर यदि वह खुद लिखते हैं तो वह अपने विचार उस विषय पर क्रिएट करके उस एसे में लिखेंगे। सिंथेसिस या क्रिएटिंग में शब्द आते हैं रोल प्ले, डिजाइन, डेवलप, मॉडिफाई, पिवट, इन्वेंट, राइट, कोलैबोरेट, रीराइट, हाइपोथेसाइज, प्रिपेयर, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, ऑर्गेनाइज एक्सेट्रा। जैसे टीचर रोल प्ले करने को कह सकती है, कुछ डिजाइन करना, कुछ डेवलप करना, इन्वेंट यानी आविष्कार करना। ये सारे शब्द आप ध्यान में रखें। ये देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, नीचे के 3 लेवल्स रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। इन 3 लेवल्स में कम सोचना पड़ता है
और ऊपर के 3 लेवल्स एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। इन लेवल्स में ज़्यादा सोचना पड़ता है। एक बात और, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल एनालाइजिंग से लेकर क्रिएटिंग तक होता है, यानी ऊपर के 3 लेवल्स पर होता है। 1956 वाली में भी ऐसा ही है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं और एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। 1956 की टैक्सोनॉमी में सबसे टॉप पर इवेल्युएशन है और 2001 के हिसाब से क्रिएटिंग टॉप पर है। ये दोनों ही हमने समझ ली हैं। चलिए आगे चलते हैं। कॉग्निटिव डोमेन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, लेकिन हम अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अफेक्टिव डोमेन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अफेक्टिव डोमेन हमारे दिल से जुड़ा है, हमारे इमोशंस से जुड़ा है। इस डोमेन में 5 लेवल्स हैं। चलिए इन 5 लेवल्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट, रिसीविंग, बच्चा किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। सेकंड, रिस्पॉन्डिंग, फिर बच्चे ने जो जानकारी प्राप्त की है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा या अपने विचार प्रकट करेगा। थर्ड, वैल्यूइंग, बच्चे ने जो कुछ सीखा उसके साथ वह वैल्यूज को जोड़ेगा, यानी पूरी जानकारी या जानकारी के एक हिस्से को महत्व देगा। फोर्थ, ऑर्गेनाइजिंग, बच्चा विभिन्न वैल्यूज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज को एक साथ जोड़कर उन्हें स्वयं के स्कीमा में समायोजित कर सकता है। उसने जो कुछ सीखा उसे वह कंपेयर करेगा, रिलेट करेगा, उसका विस्तार करेगा। फिफ्थ, इंटरनलाइजिंग वैल्यूज, यानी बच्चे ने वैल्यूज को अपने अंदर समाहित कर लिया और अब वो उन्हीं वैल्यूज के अनुसार चलेगा। साइकोमोटर डोमेन कुछ करने से संबंधित है, या हम कह सकते हैं एक्शन से संबंधित है। इस डोमेन में 6 लेवल्स हैं। फर्स्ट, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, ऐसी प्रक्रियाएं जो सीखी नहीं जाती, जैसे बच्चा पैदा होता है तो वह अपनी आंखें झपकाता है, हाथ पैर चलाता है, रोता है। सेकंड, फंडामेंटल मूवमेंट्स, यानी बेसिक मूवमेंट्स, जैसे बच्चे का चलना, किसी भी चीज को पकड़ना। थर्ड, परसेप्शन, बच्चा सुनने, देखने, स्पर्श संबंधी भेदभाव जानने लगेगा। फोर्थ, फिजिकल एबिलिटीज, इसमें बच्चे में शारीरिक क्षमताएं आ जाती हैं, वो भागने लगता है, उसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करने का स्टेमिना आ जाता है। फिफ्थ, स्किल्ड मूवमेंट्स, अब बच्चा एडवांस मूवमेंट्स करेगा, जैसे क्रिकेट खेलेगा। सिक्स्थ, नो डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, अब बच्चा अपनी बात गेस्चर्स यानी हाव भाव से, चेहरे के भाव से समझा सकता है। आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम के लिए आपने किसी टॉपिक को याद किया, वो हो गई नॉलेज या रिमेम्बरिंग। फिर आपने टॉपिक को गहराई से समझने की कोशिश की, वो हो गया कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग। फिर आप जब अपने याद किए हुए ज्ञान को एग्जाम में लिखते हो तो वो हो गया एप्लीकेशन या अप्लाइंग। जब आप पेपर देकर आते हैं और जब रिजल्ट आता है और आपके नंबर आपकी उम्मीद से कम आते हैं तो आप एनालिसिस करते हो कि मेरे नंबर क्यों कम आए, कौन सा आंसर मैंने अच्छे से नहीं लिखा, कौन से सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, ऐसे कर लेती या कर लेता तो नंबर बहुत अच्छे आते। तो ये हो गया एनालिसिस या एनालाइजिंग। फिर आप जज करेंगे कि हाँ, ये सब्जेक्ट मैंने गहराई से नहीं पढ़ा, यानी समझकर नहीं पढ़ा। आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए पढ़ने का कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत है, और पढ़ने के सही तरीके को जानने के लिए आप क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करेंगे, तो वो आएगा इवेल्युएटिंग में। फिर आप पढ़ने के नए तरीके को क्रिएट करेंगे, यानी छोटे से छोटे टॉपिक को आप समझकर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे और अपनी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए आप नए आइडियाज क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया क्रिएटिंग। अफेक्टिव डोमेन में 5 लेवल्स हैं और साइकोमोटर डोमेन में 6 लेवल्स हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ब्लूम टैक्सोनॉमी अच्छे से समझ आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।